हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट के सिलेबस से भौतिक विज्ञान का खंड खा बताने जा रहा हूँ। खंड खा में आज भाग 2 पढ़ाया जा रहा है। इस भाग 2 में पहली हेडिंग है आज की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इससे पहले मैंने आप लोगों को कई चीज़ें बताई भी थी और उसका पीडीएफ भी लोड किया था। उम्मीद है कि आप लोग उसे पढ़े होंगे और नोट भी बनाए होंगे। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को यही कहते हैं। एक रेखा हो गई, ये रेखा जो है दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली है। इसके अभिलंबवत एक रेखा खींची गई n, जो अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। एक माध्यम वायु है। वायु क्या होता है? विरल होता है। और ये माध्यम एक है। माध्यम कौन कह सकते हैं आप? माध्यम एक। ये कांच है। कांच क्या होता है? सघन होता है। कांच क्या होता है? सघन होता है। और ये माध्यम कौन सा है? दूसरा है। माध्यम कौन सा है? दूसरा। इसमें अब ये आपतित किरण दिखाई गई है, ये परावर्तित किरण है। देखिए, परावर्तित किरण और ये आपतित किरण। ठीक, माध्यम कांच है इसलिए बना दिया जा रहा है ये सघन। इसमें एक शर्त लिख दे रहे हैं, आई बड़ा है सी से। फिगर एक बार देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस क्रिया को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा लिखेंगे कैसे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम का जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण C से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इतना हो गया, लेकिन इसमें कुछ शर्त भी है कि जब प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करता है
तब क्रांतिक कोण कितना होता है। और एक है दूसरा, जल एवं वायु के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है। ध्यान देना, कांच एवं वायु के लिए जल एवं वायु के लिए क्रांतिक कोण कितने अंश का होता है? 42 अंश का। कांच एवं वायु के लिए जब प्रकाश की किरणें कांच से वायु में जाती हैं तब क्रांतिक कोण C की वैल्यू कितने अंश की होती है? 42 अंश की होती है। इस तथ्य को जरूर याद रखिएगा। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ भी लेता है कांच एवं वायु के लिए क्रांतिक कोण की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है 42 अंश। दूसरा है जल एवं वायु के लिए, किसके लिए? कांच की जगह जल ले लिया जाए, जल एवं वायु के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 49 अंश होता है। इस तथ्य को भी याद रखिएगा, जल एवं वायु के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? जल एवं वायु के लिए क्रांतिक कोण 49 अंश होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग देख लेंगे। क्या है? दैनिक जीवन में कैसी कैसी चीजें दिखाई देती हैं, इसके विषय में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग है। हेडिंग है अगली, और ये ध्यान देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के साथ आपको कई चीजें जाननी होगी। इसे मिटा दें, आप लोगों ने शायद इसे देखा है और स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट बना सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक, इसे देखेंगे। ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण, सम एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण अब देखेंगे। पहला उदाहरण है जल में रखी हुई प्रखनली का चमकीला दिखाई देना। पहला एग्जाम्पल है दैनिक जीवन में इसका, जल में रखी प्रखनली जल में रखी हुई प्रखनली का चमकीला कौन सा भाग दिखाई देगा? कैसा? चमकीला दिखाई देना, या आप लिख सकते हैं चमकीला दिखना। यही एग्जाम्पल ये है जल में रखी हुई प्रखनली का चमकीला दिखना। ये मैंने एक जल से भरा हुआ पात्र ले लिया। ये देखिए फिगर बना रहे हैं, जल से भरा हुआ ये पात्र हो गया। इस पात्र में एक प्रखनली को टेढ़ा करके रख दिया गया है। इस पात्र में एक प्रखनली को टेढ़ा करके रख दिया गया है। इसमें जल भर दिया गया है।
ये देखिए जल भरा गया है। प्रकाश की किरणें इसके पृष्ठ पर आपतित हो रही, ध्यान देंगे। फिर ये प्रकाश की किरणें प्रखनली पे गई, टकरा करके फिर ऊपर की तरफ लौट गई। ये प्रकाश की किरण इधर गई माध्यम में, फिर ये देखिए इधर लौट गई। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति हो गया जो इसे क्या कर रहा है, देख रहा है। फिगर मैंने बना दिया। पहला एग्जाम्पल है जल में रखी हुई प्रखनली का चमकीला दिखना। एक पात्र है, इस पात्र में मैंने जल लिया, जल में एक प्रखनली को तिरछा करके रख दिया। इसको देखो तिरछा करके रखा गया इस प्रखनली को। इसके बाद इस पर प्रकाश की किरणें आपतित हुई, फिर यहाँ से अपवर्तित हुई, फिर प्रखनली पे पड़ी हैं, फिर प्रखनली से परावर्तित होकर के ऊपर की तरफ गई और व्यक्ति यहाँ से उसे देख रहा है। देखिए इसमें जल में रखी प्रखनली का चमकीला दिखना। कैसे चमकीला दिखेगा ये ध्यान देना। जब हम एक प्रखनली को जल से भरे हुए पात्र में तिरछा करके रख देते हैं, हो गया, तो इस पर बाहर से गिरने वाले प्रकाश का आपतन कोण बढ़ जाता है। जब प्रकाश कांच से बाहर वायु में आता है तब आपतन कोण का मान 42 अंश से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान 42 अंश से अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण प्रकाश प्रखनली की दीवार से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे जल में रखी हुई प्रखनली चमकीली दिखाई देती है या चमकीला दिखाई देता है। एक बार और सुन लीजिए। मैंने इसमें एक प्रखनली लिया और इस प्रखनली को जल से भरे हुए पात्र में रख दिया। जब एक प्रखनली को जल से भरे हुए पात्र में तिरछा करके रखते हैं तो इस पर आने वाला जो प्रकाश है जो बाहर से आता है तो इसका आपतन कोण जो होता है वो बढ़ जाता है। जब एक प्रखनली को जल से भरे हुए पात्र में तिरछा करके रख देते हैं तो बाहर से आने वाले प्रकाश का आपतन कोण बढ़ जाता है। जब प्रकाश की किरण प्रखनली से या कांच से बाहर आती हैं तब आपतन कोण का मान 42 अंश से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में कांच की प्रखनली से संपूर्ण प्रकाश वायु में वापस आता है, लौट आता है, जिससे हमें प्रखनली चमकीली दिखाई देती है। अगला एग्जाम्पल है, कांच देखे हैं, जब उसमें दरारें पड़ती हैं उसमें वायु भर जाती है तब हमको कैसा दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, कांच में पड़ी दरार का चमकना, ध्यान देना। दूसरा एग्जाम्पल है, कांच में पड़ी
दरार का चमकना। कांच में पड़ी दरार का क्या बेटा? चमकना। दूसरा इसका उदाहरण है कि कांच में जो दरार होती है उसमें वायु भर जाती है, वो कैसे चमकता है ये देखिए आप लोग। हाँ बेटा, मैंने बताया कांच में पड़ी दरार का चमकना। मकान में खिड़की होती है लगी कि नहीं? उस खिड़कियों में क्या लगे होते हैं? ये हो गई खिड़की, मकान हो गया, दीवार है, इसमें लगा हुआ शीशा चटक जाता है। मकान में खिड़की जो लगी होती है, वो खिड़की में लगे हुए जो कांच होते हैं वो क्या होते हैं? चटक जाते हैं। जब ये बेटा चटक जाते हैं तो इनके बीच में वायु भर जाती है। जब इनके बीच में वायु भर जाती है, जब प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान I क्रांतिक कोण C से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तब संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों पे आता है, जिससे हमें वो चमकीला दिखाई देता है। एक बात सुन लीजिए, मकान होता है, मकान में खिड़की लगी होती है, उस खिड़की में कांच लगे होते हैं। जब कभी कांच चटक जाता है तो या कह सकते हैं दरारें आ जाती हैं, तो उसमें वायु भर जाती है। जब प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करता है तब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचता है, जिससे हमें वो दरारें चमकीली दिखाई देती हैं या चमकता हुआ दिखता है। एग्जाम्पल एक खत्म हुआ, 2 एग्जाम्पल समाप्त हुए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हीरे का चमकना। किसका चमकना बेटा? हीरे का चमकना। तीसरा एग्जाम्पल, हीरे का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उदाहरण है, उसमें मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, हीरे का चमकना क्या है? जब बाहर से हीरे पर प्रकाश पड़ता है, या ऐसे कह सकते हैं एक हीरा हो गया, कोहिनूर है भैया, हीरा हो गया, ये उसके अंदर की दीवारें हो गई। बना तो है नहीं, त्रिविमीय आकृति होती है उसकी, हीरे की। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश बाहर से हीरे के अंदर प्रवेश करता है तो हीरे के भीतर की दीवारों पर यह आपतित होता है। ध्यान से एक बात शुरू से एकदम दिमाग से, जब प्रकाश बाहर से हीरे में प्रवेश करता है तो हीरे के भीतर आपतित प्रकाश जो होता है
वो हीरे के अंदर से वायु में बाहर आना चाहता है, परंतु आपतन कोण हीरे एवं वायु के लिए जो क्रांति कोण C है 24 अंश से अधिक होता है। इसलिए प्रकाश हीरों की दीवारों से टकराकर बाहर नहीं आता है, वह उसकी दीवारों पर टकराता रहता है, परंतु कुछ स्थानों से प्रकाश बाहर की ओर आता है। जहाँ से आता है, जहाँ आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम होता है, उस स्थान से प्रकाश बाहर आता है। इसलिए हीरे को विभिन्न स्थितियों से देखने पर हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। एक बार और सुन लीजिए क्या है। जब बाहर से हीरे पर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के भीतर विभिन्न दीवारों पर या हीरे की कई दीवारों पर ये आपतित होता है। तो आपतित प्रकाश इन दीवारों से बाहर आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? जहाँ आपतन कोण हीरे एवं वायु के क्रांति कोण C 24 अंश होता है से अधिक होता है। इसलिए प्रकाश हीरे की दीवारों पर टकराता रहता है। हीरों की दीवारों से वो टकराता रहता है। कुछ विशेष स्थानों से वो क्या होता है, प्रकाश बाहर निकलता है। जहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम होता है, इसलिए हीरे को विभिन्न स्थितियों से देखने पर भी हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। आ गया समझ में? अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रेगिस्तान की मरीचिका क्या है। सबसे पहले मैं मरीचिका बताऊंगा कि मरीचिका का अर्थ क्या है, मरीचिका का मतलब क्या है। पहले मरीचिका बताएंगे, तब रेगिस्तान की मरीचिका बताएंगे, तब ठंडे प्रदेशों की मरीचिका बताई जाएगी। वो बाबा मारीच वाला रामायण वाले मरीचिका मत समझेगा, बाबा मारीच मरीचिका यहाँ पे दूसरा अर्थ है। ध्यान दीजिए मरीचिका क्या है। रेगिस्तान में मरीचिका के विषय में बता रहे हैं। रेगिस्तान में गर्मियों के समय में या गर्मियों के दिनों में यात्रियों को, पर्यटकों को रेत के स्थान पर जल दिखाई देता है। इस भ्रम को ही हम मरीचिका कहते हैं। एक बार मरीचिका देख लीजिए। रेगिस्तान में, कहाँ पर? रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को, पर्यटकों को रेत के स्थान पर जल दिखाई देता है। इसी भ्रम को ही क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। अब आपको दो मरीचिका बताई जाएगी। एक तो रेगिस्तान की मरीचिका गर्मियों के दिनों में, और एक आपको बताई जाएगी ठंडे प्रदेशों की मरीचिका क्या होती है। रेगिस्तान की जो मरीचिका है उसको देखिए। रेगिस्तान कौन सी? रेगिस्तान की मरीचिका, ये ध्यान दीजिएगा। रेगिस्तान की मरीचिका आपको पढ़ने से पहले फिगर दिखा रहे हैं कैसा होता है।
ये वहाँ की सड़कें हो गई, रेगिस्तान की ये क्या हो गई, सड़कें हो गई। ये रेगिस्तान की सड़कें हैं और यहाँ पर एक मैंने कटीला वृक्ष ले लिया। कौन सा वृक्ष ले लिया, एक वृक्ष ले लिया। इस वृक्ष को ध्यान दीजिएगा, ये है ऊपरी भाग, ये है इसके नीचे, डाट डाट करके दिखा रहे हैं, दिखाई दिया। ये देखिए रेगिस्तान की मरीचिका आपको पढ़ना है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। फिगर थोड़ा मुड़ गया है। ये फिगर, थोड़ा फिगर आप देख लीजिएगा, किताब से बना लीजिएगा, केवल उतना ही बनाया गया रेगिस्तान की मरीचिका के लिए। ध्यान दीजिए, रेगिस्तान की मरीचिका आप पढ़ रहे हैं, क्या है, रेगिस्तान में दिन के समय, रेगिस्तान में दिन के समय जो पृथ्वी होती है, सतह जो होती है, उसकी वायु गर्म होती है, जबकि ऊपर की वायु ठंडी होती है। दूर स्थित जैसे किसी पेड़ से आने वाला प्रकाश सबसे पहले वो कहाँ आता है, नीचे वाली परत से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वो हमारी आंखों पर पहुंचता है, जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, आभासी बनता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी जलाशय के समीप स्थित है। इसी भ्रम को क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। एक बार रेगिस्तान की मरीचिका बता दे रहे हैं। रेगिस्तान में दिनों के समय में वहाँ की सड़कें, वहाँ की जो धरातल है, पृथ्वी है, नीचे की वायु गर्म हो जाती है, जबकि ऊपर की वायु ठंडी रहती है। ठीक, दूर स्थित वस्तुओं जैसे किसी पेड़ से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह की वायु से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पहुंचता है, जिससे उस वस्तु का उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो ऐसा प्रतीत होता है किसी जलाशय के समीप स्थित है। इसी भ्रम को हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। अब चलिए दूसरी ठंडे प्रदेशों की मरीचिका के विषय में जान लीजिए कि ठंडे प्रदेशों की मरीचिका क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ठंडे प्रदेशों की मरीचिका हेडिंग डलवाई। इस ठंडे प्रदेशों की मरीचिका मैंने एक फिगर बनाया है। ये वास्तविक जहाज है, ये पृथ्वी की सतह पर है, जहाँ पे ठंडी वायु है, जहाँ ठंड वायु होगी वहाँ पे सघन होगा।
ये पृथ्वी से ऊपर की तरफ है, ऊपर की वायु गर्म होगी और गर्म वायु कैसी होगी, विरल होगी। मैंने एक फिगर बनाया, इसमें एक बार ध्यान से, ये एक जहाज है, वास्तविक जहाज है जो पृथ्वी की सतह पर किसी जलाशय में तैर रही है और ये पृथ्वी की सतह से ऊपर एक इसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। एक प्रेक्षक है, आप समझिए खुद आप एक प्रेक्षक है जो यहाँ पे बने हुए हैं और आप देख रहे हैं, वो इसको देख रहा है कि इसका प्रतिबिंब ऊपर बना है। ठंडे प्रदेशों में धरातल की वायु सघन होती है और ऊपर की वायु विरल होती है। ठंडी वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। जब पृथ्वी की सतह से पर उपस्थित है, समझिए एक जहाज है, इस जहाज से प्रकाश की किरणें जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, ऊपर वाली परतों से इनका पूरा आंतरिक परावर्तन होगा और ये हमारी आंखों पर आएंगी, जिससे हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर की ओर लटका हुआ प्रतीत होगा। ध्यान से, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, किताब की भाषा छोड़िए, ये भाषा को पकड़िए, छोटे में आप अपने आप को निपटाइए। देखिए कैसे निपटाओगे, ऐसे थोड़े में। ठंडे प्रदेशों में सतह की वायु ठंडी होती है, इसलिए वो सघन होती है, लेकिन ऊपर की वायु गर्म होती है, वो विरल होती है। नीचे वायु सघन होने के कारण नीचे की परतों का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है, इसलिए जो प्रकाश ऊपर की ओर जाता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद ये प्रेक्षक की आंख पर पड़ता है तो वही जहाज आकाश में उल्टा लटका हुआ प्रतीत होता है। यही हमको क्या दिखाता है, ये भ्रम को उत्पन्न करता है और ये भ्रम ही मरीचिका होती है। ठंडे प्रदेशों के ये हालात होते हैं। एक बार और, ठंडे प्रदेशों में नीचे की वायु ठंडी होती है, ऊपर की वायु गर्म होती है। नीचे की वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। जब नीचे से किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऊपर की ओर जाती हैं तो इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद जब ये प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती हैं तो प्रेक्षक को ये प्रतीत होता है, आभास होता है, दिखता है कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो ऊपर लटका हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो में इतना। अगले वीडियो में, अगले भाग 3 में अभी पढ़ाएंगे भाग 3, इसके बाद उसमें आपको पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ बनाएंगे, इसका पीडीएफ आप पे भेजेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में मैं प्रकाशिक तंतु पढ़ाऊंगा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। उसमें और हेडिंग आएगी जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वो पूरा आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। इसमें इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप पढ़ेंगे नहीं, बदमाशी करेंगे, इसलिए अब आपको अगले वीडियो में उसे पढ़ाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।